अब आते हैं, अगला टॉपिक है मेनका गुरुस्वामी राइट्स एआई चैटबॉट माय फ्यूचर कलीग। एआई चैटबॉट मेरी भावी सहयोगी। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है, कृत्रिम बुद्धि का एक टूल है जिसे हम कहते हैं चैट बोट। चैट बोट यानी एक प्रकार का ये प्रोग्राम है। तो जैसे आप इसके साथ चैट कर सकते हैं, मैं पहले सिखाता हूं इसके साथ चैट कैसे होती है, फिर आएंगे टॉपिक पे, तब इसको बस पहले इसके बारे में एक दो पॉइंट पढ़ लीजिएगा। चैट जीपीटी नवंबर 2022 में ओपन एआई, यह एक कंपनी जिसमें बहुत से प्रमोटर हैं, जिसमें एलन मस्क भी हैं, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया एक चैट बॉट है। चैट बॉट क्या होता है? एक रोबोट होता है जो किसी प्रोग्राम यानी उसके अंदर एक प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है, उसी के आधार पर वह सामने वाले से चैट करता है। अब बस इसी लैंग्वेज में आप याद रखिएगा। अब चैट कैसे करता है वो मैं आपको एक बार सिखा देता, मतलब यहां दिखा देता हूं। जैसे कि ठीक है, अब हमने चैट करना, यानी जैसे मैं चैट कर रहा हूं, ये हूं मैं यानी सुनील, और ये हैं यानी कि हमारे कौन है? चैट बोट। ठीक है, कौन है ये? सीबी मैं लिख देता हूं। ठीक है, चैट बोट। मैंने कहा कि आई एम अ राइटर, आई एम अ राइटर, आर यू हियर टू टेक माई जॉब। इससे बहुत कुछ सीखेंगे। एक बार मैं फिर से आप लोगों को ये वाला बता दूं, फिर बताता हूं, ठीक है ना। चैट बॉट, आप इसको समझिए, फिर उसको समझ करके किस किस प्रश्न का उत्तर आपको लिखने को मिल जाएगा वो मैं पहले बता देता हूं। कहां गया यार? जैसे लिखा हुआ, प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती। टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। अब देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ। अगर हम कॉमन में पढ़ें तो हम चैट बॉट के बारे में आप कुछ एनालिसिस भी देखिएगा। मैं आज बीबीसी का दोपहर में सुन रहा था, चैट बॉट पे आप लोग भी अगर बीबीसी डालेंगे तो आप उसको भी सुनिएगा, जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं सुनिएगा। तो मुझे बहुत समझ में आया नहीं, और जो एक सिंपल सी बात निकल करके आ रही वो ये आ रही है कि मतलब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि हमारे रोजगार छीन लेगा एंड सो ऑन। तो मैं, अब ऑब्वियस है छीनेगा तो, लेकिन अगर री स्किल अप स्किल करेंगे तो रोजगार आएगा भी है, क्योंकि स्टार्टअप्स आएंगे नए नए, तो स्टार्टअप में रोजगार है, किसी का छूटा तो फिर मिल भी तो रहा है। बट ये जो ऐसे जैसे प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती, ये मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, चैटबॉट खुद ही कह रहा है। यानी चैटबॉट मुझसे बातचीत में, मुझसे मतलब जो मैंने कंटेंट लगा कि उससे बात करते हुए कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मैं तुमको विस्थापित नहीं कर सकता, यानी मैं टेक्नोलॉजी हूं, मैं चैटबॉट हूं, और मैं आपको यानी मैन पावर को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो खुद कह रहा है। तो आप इस निबंध को जब लिखें, सोचिए आपको क्या सीखना है। तो वो जो वार्ता हो रही आप ऐसे लिखेंगे, इस आप लिखेंगे यानी स्टार्ट करेंगे कि चैटबॉट वर्तमान सबसे आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तकनीक है। ठीक है, यह एक प्रोग्राम आधारित तकनीक है जो हमें चैट की सुविधा प्रदान करती है, जिसके अनेकों लाभ है, फुल स्टॉप, और कुछ चिंताएं भी हैं, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद लिखिए अब उसी को कि मैं या मिस्टर एक्स, ऐसे ही मतलब इसमें नहीं, और जो मैंने पूछा कि क्या आप मेरा रोजगार खा जाएंगे, तो उसी प्रश्न को आप यहां पर पूछिए, और फिर जो आंसर वो चैटबॉट दे रहा है उसको लिख दीजिए, उसके कुछ पॉइंट, सारे पॉइंट नहीं, और फिर पैराग्राफ चेंज कर, क्योंकि अभी क्या आप मेरा रोजगार खा जाएंगे, तो ये कहेगा कि नहीं मैं आपका रोजगार नहीं खाऊंगा, और सिद्ध करेगा यानी कि क्यों नहीं खाऊंगा। तो ये बताने के बाद पैराग्राफ यहां पर आप चेंज करिए और लिखिए कि इससे स्पष्ट होता है कि प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित, मैं नहीं कह रहा हूं। सोचिए आपको कितना बारीक इंटरलिंकिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको अच्छा लगेगा। आइए दिखाता हूं। तो चैटबॉट सबको पता लग गया बच्चा? एक बार कमेंट करिए, मैं कमेंट देख लूं। चैटबॉट सबको पता है क्या है? क्या है एक बार फटाफट बताइए, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए भी बहुत अच्छा है, मेंस के लिए तो अच्छा है ही। एक बार सारे बच्चे बताएं। चैटबॉट, चैटबॉट यानी क्या है? रोबोट है बच्चा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और एक प्रोग्राम सेट कर दिया जाता है इस रोबोट के अंतर्गत, और वो फिर आपसे और हमसे चैट करता है। इसके बहुत से लाभ हानि वो सब अभी हम पढ़ेंगे, तो बट पहले सिखा दूं कि चैट कैसे करता है। चैट करता है, अब देखिए जैसे मैं हूं, मैंने से पूछा भैया मैं एक राइटर हूं, लेखक हूं, क्या आप हमारी जॉब ले लेंगे, जैसा कि चिंता व्यक्त की जाती है। तो ये क्या कह रहा है? नो, सीधा आंसर है नो। आई एम नॉट हियर टू टेक योर जॉब, मैं यहां पर आपकी जॉब लेने नहीं आया। उसका मतलब प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर रही है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, कह रहा कि आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन बाय ओपन आई, यानी ओपन एआई कंपनी ने मुझे क्या किया, यानी कि बहुत सारी लगभग 100 से ज्यादा भाषाओं में ट्रेन कर दिया। इस इन 100 से ज्यादा भाषाओं में अगर आप मुझसे, यानी आपकी जो भी भाषा हो, मुझसे आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर मैं दूंगा यथासंभव। ठीक है, एंड माई पर्पज इज टू असिस्ट पीपुल। क्या वर्ड है, क्या वर्ड है! मेरा उद्देश्य है लोगों को असिस्ट करना, उनको सहायता देना, विद अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, यानी कि एक बहुत व्यापक टास्क, यानी बहुत से क्षेत्रों में, यानी विज्ञान का क्षेत्र, भूगोल का क्षेत्र, किसी प्रकार का क्षेत्र, याद रखिए। ठीक है,
जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछिए उसका उत्तर, कोई एक्सप्लेनेशन पूछिए उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इस प्रकार की चीजें याद रखेंगे। या आप कोई मैसेज किसी को करवाना चाहते हैं वो मैं करूंगा। आई एम नॉट कैपेबल, अब देखिए चैटबॉट क्या कहता है, आई एम नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑन द जॉब ऑफ अ राइटर, यानी मैं राइटर साहब आपकी जॉब लेने नहीं जा रहा हूं, मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं, वो क्षमता नहीं, आई एम नॉट कैपेबल एज आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट। क्या कह रहा है भैया, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि मैं आपकी तरह ओरिजिनल कंटेंट नहीं बना सकता हूं। सोचिए कितना बढ़िया, आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट लाइक अ ह्यूमन राइटर वुड, यानी जैसे मैं सुनील अभिव्यक्ति जो लिखूंगा, जो कविता आपके लिए मैं लिख रहा हूं जेपीसी पर, क्या ये लिख पाएगा? खुद विचार करिए, जेपीसी पे आज तक किसी ने नहीं लिखा, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट, यानी ये अपना मसाला कहां से उठाएगा, विकिपीडिया से उठाएगा, गूगल से उठाएगा, कोई किताब से उठाएगा, ये आपको रटना है, कहां से उठाएगा अपना मसाला, विकिपीडिया से उठाएगा, गूगल से उठाएगा, किसी बुक से उठाएगा, ये ओरिजिनल कंटेंट राइटर नहीं। तो जैसे मैंने जेपीसी पे जो कविता सुनाई है, अब ना तो विकिपीडिया पे, ना किसी पुस्तक में, ना कहीं पर, कहां से उठा लेगा ये, इसीलिए वो मेरी जॉब नहीं ले सकता, याद रखेगा। माई रिस्पॉन्स आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, यानी मैं जो भी प्रतिक्रिया करता हूं वो उस सूचना पर आधारित है जिसके लिए मुझे ट्रेन किया गया है, यानी मुझे ट्रेन का मतलब मेरे अंदर एक प्रोग्राम डाल दिया गया है, याद रखेगा। आई एम नॉट एबल, मैं सक्षम नहीं हूं टू एक्सेस न्यू इंफॉर्मेशन, मैं नई सूचना तक मेरी पहुंच नहीं होगी, वही मैंने जो बोला, आर ब्राउज द इंटरनेट, तो आप देख सकते हैं, आई एम हेयर टू हेल्प एंड सपोर्ट यू नॉट टू रिप्लेस, ओह इसको 2 बार पढ़ाऊंगा, आई एम हेयर टू हेल्प एंड सपोर्ट यू नॉट टू रिप्लेस यू, इसको रट लीजिएगा, इसको हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे करेंगे, हिंदी वाले इसको रट लेंगे, हिंदी में, गुजराती मराठी वाले जो बच्चे हैं वो भी इसको क्या करेंगे, उड़िया वाले, पश्चिम बंगाल वाले भी, वो क्या करेंगे इसको अपनी लैंग्वेज में, अगर आप ठीक है तो आप इसको क्या करेंगे, यानी आप इसको लिख लेंगे, रिप्लेस, आई एम हेयर टू हेल्प एंड सपोर्ट यू नॉट टू रिप्लेस, इसका मतलब कि प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को रिप्लेस नहीं कर सकती, ऐसे आपको यूज करना है, जैसे देख सकते हैं आप, ठीक है। अरे भाई आपको लिखना है यार, नहीं कर सकती, प्रूव करना, मैं क्या करूं, पूछ रहा है कि नहीं कर सकती, तो आप उस आंसर में ये नहीं लिख सकते नहीं कर भी सकती है, आपको बार बार लिखना है कि नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, केवल थोड़ा सा पार्ट आएगा कि आज की जो नई टेक्नोलॉजी वो रिप्लेस कर रही, लेकिन अगर हम स्किल अप स्किल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, जो पूछ रहा वही लिखना होता है, ये नहीं होता कि नहीं सर 50% ये लिख देंगे कि प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकती, 50% ये लिख देंगे प्रौद्योगिकी मानव शक्ति को विस्थापित कर सकती, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ये मैं किस एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, ऐसे वाले से नहीं, लगातार मेंस दिया इसलिए अच्छे से पता, इंटरव्यू दिया इसलिए अच्छे से पता कि हाँ भैया अप्रोच क्या होनी चाहिए इसे लिखने की, ठीक है, ऐसे नहीं कि बस खड़े होकर के आपके सामने पढ़ाने लगे। तो प्लीज इसको आप याद कर लीजिएगा और आपको अच्छा लगा होगा समझ करके, टॉपिक आपके सामने क्लियर हो गया, यह निबंध आपके सामने क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या करा, बढ़ते कंप्यूटरीकरण से अमानवीय समाज का निर्माण होगा, इंक्रीजिंग कंप्यूटराइजेशन वुड लीड टू द क्रिएशन ऑफ डिह्यूमनाइज्ड सोसाइटी, तो ये है, यानी इस प्रकार के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ रहे हैं ये सब क्या कंप्यूटर प्रोग्राम ही तो है, तो ऑब्वियस है अभी हम पढ़ेंगे कि इससे नैतिक मूल्यों की समस्या होगी, तो क्या होगी, एक पॉइंट यहां पर आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आता है द मार्च ऑफ साइंस एंड द इरोजन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, विज्ञान की प्रगति होगी तो मानवीय मूल्यों का ह्रास होगा, यहां हास से लिखा होगा, हास होगा, ध्यान रखिएगा, ये 2001 में आया हुआ है, तो इसमें भी अभी हम एक पॉइंट जो इसमें डलेगा वही इसमें डलेगा, एक पॉइंट आएगा जहां पर मैं इथिक्स के साथ इस मुद्दे को कनेक्ट करूंगा। ये हो गया आपके सामने मॉडल क्वेश्चन, व्हाट इज चैट जीपीटी, चैट जीपीटी क्या है, यानी चैटबॉट क्या है, डिस्कस इट्स प्रॉज एंड कॉन्स एंड आल्सो हाईलाइट द एथिकल इशू रिलेटेड टू इट, इसके गुण दोषों की चर्चा कीजिए और इससे जुड़े नैतिक मुद्दों पर प्रकाश डालिए। कौन कौन से नैतिक मुद्दे मैं बताने जा रहा हूं, एंजॉय करिएगा, इन एथिक्स में भी आ गया। तो चैट जीपीटी आपके सामने हो गया, क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, मैंने पहले बता दिया कि ये जो भी आपको, यानी आप इसको मैसेज करके जो भी पूछेंगे तो ये जो रिस्पॉन्स करेगा ये, इसीलिए मैंने पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ा दिया कि ये खुद रिस्पॉन्स नहीं करेगा, यानी ये कंटेंट को जनरेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, कंटेंट क्रिएट नहीं करेगा, ये कहीं से चुराएगा, तो कहां से, इंटरनेट से, पुस्तकों से, विकिपीडिया से, याद रखिएगा, तो सिंपल सी बात है बस। अब इसके बाद 6 अमेजिंग थिंग चैट जीपीटी कैन डू, तो 6 कौन कौन सी चीजें वो कर सकता है, तो वही मतलब कोई भी काम कर सकता है, कोई भी वर्क कर सकता है, ये इसके साथ साथ जैसे सोशल मीडिया पर आप कुछ कंटेंट डलवाना चाहते हैं वो भी डाल देगा, इस प्रकार की चीजें कर देगा, कोई आप इससे आर्टिकल लिखवाना चाहते हैं वो भी लिख देगा, कोई ब्लॉग लिखवाना चाहते हैं वो भी ये ब्लॉग भी लिख देगा, जो कोड वगैरह आप इससे लिखवाना चाहते हैं वो भी लिख देगा, याद रखेगा। इसके अलावा जो भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करेगा, प्रोसेस करेगा, ये सारी चीजें करेगा, तो ये आप इसको यहां से देख सकते हैं, बट इसके साथ इसको आप याद कर लीजिएगा। अब इसके साथ साथ चिंता क्या है, फ्रेंच यूनिवर्सिटी में, यानी
इसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इधर उधर से कंटेंट की चोरी कर रहा है, तो उल्टे पुल्टे कंटेंट आ जा रहे हैं वहां पर भी। फिर चैट जीपीटी को बैन कर दिया न्यूयॉर्क सिटी के पब्लिक स्कूल में, क्योंकि यहां पर भी यानी बच्चे इसका गलत ढंग से यूज कर रहे हैं। और किसके लिए? एग्जाम वगैरह के लिए। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में भी इसे बैन कर दिया है, याद रखिएगा। तो ये सारी बातें हैं। अब इसके बाद आता है, क्या चैट जीपीटी वास्तव में शैक्षणिक कार्यों को हल कर सकता है? तो यहां पर यह कहा गया है हां कर सकता है। अभी मतलब कुछ रिसर्च है, जैसे पेंसिल्वेनिया का वार्टन स्कूल ऑफ बिजनेस है, यहां पर एमबीए का एग्जाम आपने भी दिया, यानी आप सब, यानी जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने भी दिया, और इस मतलब चैट जीपीटी ने भी दिया। तो यह कई, यानी सबके मुकाबले तो नहीं, लेकिन कई उम्मीदवारों के कंपेयर में इसने अच्छा मार्क्स प्राप्त किया। सभी नहीं, कुछ, ठीक है, लेकिन इसने अच्छा मार्क्स प्राप्त किया। इसके अलावा भी कुछ दिन पहले चैट जीपीटी ने यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा में भी एक परीक्षा पास की है। तो यानी ये है, मतलब ये परीक्षा पास कर ले रहा है और उसके अंदर है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अब यहां पर कहा गया जो व्हाइट कॉलर जॉब होती है उनको ये थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकता है। क्या कर सकता है? व्हाइट कॉलर जॉब हो सकती है कुछ उसकी कैटेगरी, जैसे मान लीजिए कि आप किसी कंपनी का ईमेल वगैरह हैंडल करते हैं, तो उस ईमेल को हैंडल करने के लिए अब क्या होगा, जैसे 5 लोगों की आवश्यकता थी, अब 4 मशीनें, एक मशीन हो जाएगी और एक आदमी हो जाएगा। तो एक आदमी इसलिए चूंकि ये ओरिजिनल कंटेंट बना नहीं सकता, तो एक आदमी इसके साथ ओरिजिनल कंटेंट पे काम करेगा, बाकी 4 लोग और जो उस समय उसको असिस्ट कर रहे होंगे उनकी नौकरी खतरे में हो जाएगी। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो बस बाकी मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद आता है अन्य चिंताएं क्या है, कि अगर ये यही एथिकल कंसर्न भी है कि अगर चैट जीपीटी या चैट बोट हमारे सामने आ जाता है और जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन है, अब स्कूल में उसको टास्क मिला, अब आया घर पे जो होमवर्क बोलते हैं, अब वो होमवर्क क्या करा, पका इसी चैट जीपीटी से वो अपने मैक्सिमम होमवर्क सॉल्व कर ले रहा है या कर ले रही है। फिर क्या होगा, उसके अंदर जो एक रचनात्मक सोच होती है, एक जो क्रिएटिविटी होती है, एक इनोवेटिव जो सोच होती है, वो डेवलप नहीं हो पाएगी। जो एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की कैपेबिलिटी होती है, वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था के लिए ही नुकसानदायक होगा, क्योंकि चैट जीपीटी के बारे में भी आपने पढ़ा कि यह खुद कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकता। तो ऐसे में अगर ये खुद कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा है, प्रोग्राम के हिसाब से चल रहा है, और आने वाली जो जनरेशन है वह इसी के सहारे अपनी समस्याओं का समाधान कर रही है, तो क्रिएटिवनेस की कमी हो सकती है। यह एक मुद्दा यहां पर उठाया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद, ठीक है, धीरे धीरे लोकप्रिय हो ही रहा है, याद रखिएगा। और बाकी आप पढ़ लीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस बाकी कुछ भी नहीं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, हाँ, ये समय की मांग, एआई ऑटोमेशन भारत जैसे देशों के लिए चुनौती है जहां बेरोजगारी पहले से अधिक है। नैतिक रूप से एआई को तैनात करें और कोशिश करें कि नौकरी के बाजार से बहुत से लोगों को ये खत्म ना करे। यानी यहां यही कहा गया कि इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाए, मतलब व्यवस्था में। डिजाइन का मतलब कि हम जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल, यहां पर कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स की बात हो रही, केवल चैटबॉट की बात नहीं। चैटबॉट के बारे में एकदम स्पष्ट है कि वो एक टेक्नोलॉजी है जो मानव को विस्थापित नहीं कर सकती, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ पर नहीं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी एक बार मैंने पढ़ा कि प्रौद्योगिकी मानव को विस्थापित नहीं कर सकते, फिर कह रहा हूं कि नहीं रोजगार कम हो जाएगा। यस, अगर कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम देखेंगे तो रोजगार में कमी होगी, लेकिन अगर हम बेहतर ढंग से मैनेज करें, जैसे कि हम इकोनॉमी का ऑटोमेशन बढ़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ लेबर इंटेंस इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गांधीयन जो इकोनॉमिक्स का मॉडल है, जो गांधीवादी अर्थशास्त्र है, गांधीवादी अर्थशास्त्र किस चीज पर फोकस करता है, आप बताइए मुझे। गांधीवादी अर्थशास्त्र फोकस करता है लघु और कुटीर उद्योगों पर। तो जो लघु और कुटीर उद्योग होते हैं, ऑब्वियसली वो श्रम गहन होते हैं, लेबर इंटेंस होते हैं, सरकार को उनको बढ़ावा देना चाहिए। बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स, और एक दिन देखिएगा आपको ये खुद मेरे पॉइंट याद आएंगे कि जब आप जॉब में सिलेक्ट हो जाएंगे तब कि सरकार देरी से पॉलिसी लेके आ रही। आप मुझे बताएं, क्या 14 क्षेत्रों में पीएलआई स्कीम, मुझे उम्मीद थी कि पीएलआई का विस्तार होगा, क्या 14 क्षेत्रों में ही पीएलआई स्कीम को लागू कर देने से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा? चलिए बताइए। अरे मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना तब बना जब उसने क्या किया, जैसे हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, चाइना ने क्या किया, अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो वहां का स्पेशलाइजेशन, आप पढ़िएगा चाइना के बाद, जो वहां का स्पेशलाइजेशन था, उसने क्या किया कि सारी फैसिलिटी वहीं अवेलेबल करा दी। तो क्या हो गया कि वहीं का लेबर जो उस काम में एक्सपर्ट था, मान ली एक्स स्थान पर चमड़े का काम होता है, तो वहां के लोग क्या थे, यानी कि चमड़े के काम के बारे में अच्छी सी जानकारी रखते थे। चाइना ने क्या किया कि उसी क्षेत्र में पूरा सिस्टम डेवलप करा दिया, यानी चमड़े के जितने भी मतलब इनपुट आउटपुट चाहिए वो सब उसने वहीं पर बनवा दिया। तो स्थानीय स्तर पर उत्पादन स्टार्ट हो गया, लोगों को रोजगार भी मिला,
और जो इनपुट कॉस्ट होती है वो भी कम होगी, क्योंकि अगर उस एक्स स्थान से चमड़े का सामान लद करके 500 किलोमीटर दूर वाई स्थान पर फाइनल उत्पाद के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में आता तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती कि नहीं? अरे भाई, एक जगह से दूसरी जगह की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है बढ़ती कि नहीं? तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती। तो चाइना ने ऐसे किया, इसीलिए आपको पता है कि चाइना का माल पूरे विश्व में हर रेट पे है। जो सबसे गरीब है उनके लिए भी चाइना माल बना रहा है, मिडिल क्लास है उनके लिए भी बना रहा है, जो अपर क्लास है उनके लिए भी। और हम बचपन से क्या सुनते हैं? अरे चाइनीज माल है, बेकार है। चाइनीज माल बेकार नहीं, चाइनीज ने पॉलिसी के साथ बनाया कि तुम्हारी पॉकेट इतनी अलाउ कर रही, तुम्हारे लिए भी है। मिडिल क्लास की पॉकेट इतनी अलाउ कर रही, इसके लिए भी है। अपर क्लास इतनी है, उसके लिए भी है। तो चाइना सबके लिए माल बनाता है, इंडिया के लिए भी बनाता है, बांग्लादेश के लिए भी बनाता है, म्यांमार के लिए भी बनाता है, भूटान के लिए भी बनाता है, अमेरिका के लिए भी बनाता है, वेस्टर्न यूरोप के लिए भी बनाता है, जिनकी परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत ज्यादा है। तो ये वाली स्ट्रेटजी हम लोगों को हिंदुस्तान को भी अपनानी होगी। गांधीयन फिलॉसफी की इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा नीड है, और इनफैक्ट एजुकेशन के अंदर भी व्यावसायिक शिक्षा शुरू से ही दी जाए। आप लोग खुद विचार करिए, क्या 14 सेक्टर में पीएलआई स्कीम के द्वारा हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाएंगे? केवल 14 के द्वारा। आप चलिए बताइए, सोचिए इस पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बात